नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रुद्रा साइंस क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजोट्रॉपिक मिक्सर। मींस आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और एजोट्रॉपिक मिक्सर, स्थिरपाथी मिक्सर। तो हम पहले बात कर लेते हैं आदर्श विलयन के बारे में। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। वैसे मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में तो कोई भी विलयन आइडियल नहीं होता है, कोई भी विलयन आदर्श नहीं होता है। आदर्श नाम की कोई चीज एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विलयनों को हम आदर्श विलयन की परास में रख लेते हैं। परिभाषा कहते हैं ऐसा विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। अब इसके लिए क्या होता है, फिर राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, पी ए इक्वस टू होता है पी नॉट ए काई ए, और पी बी इक्वस टू होता है पी नॉट बी काई बी। यहाँ पर हम मान रहे हैं कोई विलयन है, दो घटकों ए और बी से मिलकर बना है, तो घटक ए का विलयन की सतह पर, घटक ए की वाष्प का विलयन की सतह पर लगाया गया आंशिक दाब पी ए बराबर होगा पी नॉट ए काई ए। इसी प्रकार घटक बी की वाष्प का विलयन की सतह पर लगाया गया आंशिक दाब होगा पी नॉट बी काई बी। विलयन का कुल दाब क्या होगा, पी इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो P इक्वल टू हो जाएगा पी ए और पी बी का मान रखेंगे हम पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये क्या है, ये है राउल्ट का नियम। और आदर्श विलयन क्या है, जो ताप व सांद्रता की सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। अर्थात ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब किसके बराबर होता है, राउल्ट के नियम के वाष्प दाब के बराबर होता है, आदर्श विलयन कहलाता है। सपोज करिए ये घटक कंपोनेंट ए है, ए, और ये कंपोनेंट बी है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पार्टिकल्स, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन बना दिया। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए और बी पार्टिकल्स के बीच में होगा, ये विलयन है। अब इसको समझते हैं। आदर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक विलेय आकर्षण बलों का मान, जिसमें विलायक विलेय, यहाँ पर ए विलायक के कण और बी विलेय के कण है, विलायक विलेय आकर्षण बलों का मान लगभग बराबर होते हैं विलायक विलायक एवं विलेय विलेय आकर्षण बलों के, ए एंड बी आकर्षण बलों के। ये आदर्श विलयन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आदर्श विलयन का। ऐसा विलयन जो, देखो ये विलयन है और ये दो घटकों ए और बी से मिलकर बना है। यहाँ पर ए को हमने विलायक चूज किया है और बी को विलेय। अब यहाँ पर जो विलयन बना ए और बी, तो इसमें क्या होगा, विलायक विलेय इंटरैक्शंस होंगे। तो यहाँ पर विलायक विलेय इंटरैक्शंस ए बी आकर्षण बल किसके बराबर होते हैं, विलायक विलायक एवं विलेय विलेय आकर्षण बलों के लगभग बराबर होते हैं। दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, पहला पॉइंट तो इसमें ये बन गया। और दूसरे पॉइंट के लिए मैंने लिखा डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। आदर्श विलयन में डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि सपोज करिए मैंने यहाँ पर 100 ml तो लिया विलायक और 20 ml लिया विलेय। तो यहाँ पर जो विलयन का सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम होगा, वो होना चाहिए 120 ml। विलयन का आयतन विलायक और विलेय के आयतन के एग्जैक्टली योग के बराबर होना चाहिए। क्यों, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लगभग बराबर है। तो ना तो अभी अभी कण पास पास आएंगे और ना ही अभी अभी कण दूर दूर जाएंगे। तो विलयन के आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। किसके बराबर होगा, विलायक और विलेय के आयतन के योग के बराबर होगा। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में आयतन परिवर्तन शून्य होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें हम कर लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच इक्वल टू शून्य होता है। डेल्टा एच इक्वल टू शून्य होता है, मतलब ना तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है और ना ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। किसके अंदर, आदर्श विलयन के अंदर। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ए आकर्षण बल बी आकर्षण बल लगभग किसके बराबर है, ए बी आकर्षण बलों के। ठीक है, तो अब ए बी आकर्षण बल एग्जैक्टली ए और बी आकर्षण बलों के लगभग बराबर है। तो ना तो क्या होगा, टक्करें तेज होंगी और ना ही टक्करें लूज होंगी, धीरे से होंगी। तो यहाँ पर ना तो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा इसके निर्माण में और ना ही इसके निर्माण में ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा।
दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें नो चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी। ये आदर्श विलयन होता है। एग्जैक्टली कोई भी विलयन आदर्श नहीं होता है, हम लगभग मान लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा क्लोरोब्यूटेन, मैंने लिखा क्लोरोब्यूटेन प्लस ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन प्लस ब्रोमोब्यूटेन लगभग बराबर है, मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है, 4 कार्बन इसमें है 4 कार्बन इसमें है, तो ये लगभग आदर्श विलयन होगा इन दोनों का मिक्सर। इसी प्रकार मैंने लिखा बेंजीन प्लस टोलुइन, ये भी क्या है लगभग आदर्श विलयन है। मैंने लिखा हेक्सेन, एन हेक्सेन लिख दिया, प्लस एन हेप्टेन, ये कार्बन का डिफरेंस है दोनों में, लगभग आदर्श विलयन के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मैंने लिखा क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये भी क्या है आदर्श विलयन है। और आदर्श विलयन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ सेम हम पढ़ चुके हैं। किसके लिए पढ़ चुके हैं ग्राफ? हमने ग्राफ पढ़ा था किसके लिए? राउल्ट का नियम पढ़ा था वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। उसके लिए हमने यहाँ पर तो मान लिया था काई ए की वैल्यू 1 मानी थी और काई बी की वैल्यू 0 मानी थी। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलने पर काई ए की वैल्यू 0 हो गई, तो काई बी की वैल्यू क्या मानी थी? 1 मानी थी। तो इस बिंदु पर यदि हम राउल्ट का नियम लगाते हैं, इस बिंदु पर यदि हम राउल्ट का नियम लगाते हैं, तो कुल दाब पी किसके बराबर हो जाएगा? काई बी का मान इधर 0 है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। और ये रहा अपना काई ए का मान कितना है, इधर काई ए का मान रख देते हैं 1, तो कुल दाब किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट ए के। सपोज यहाँ पर पी नॉट ए मान लिया हमने, पी नॉट ए यहाँ पर सब कुछ किया, पी नॉट ए है, तो इस पूरी टर्म, ये पूरी टर्म किसके बराबर होती है? पी ए के बराबर। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगी? पी नॉट ए काई ए। तो पी ए की वैल्यू हम निकालें तो क्या होगा? वो डिपेंड करेगी काई ए के मान पर, काई ए के मान पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर क्या होगा? काई ए का मान 1 है, तो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए। और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर काई ए का मान कम हो रहा है, इस बिंदु पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जाते जाते ही काई ए का मान 0 हो जाएगा, तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कर्व को में लेफ्ट टू राइट चलें तो काई ए की वैल्यू कम हो रही है, और इस बिंदु पर आकर क्या हो जाएगी? 0। तो ये दर्शा रहा है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए को। इसी प्रकार आप इधर से मान लीजिए, इस बिंदु पर क्या होगा? काई ए की वैल्यू 0 है, तो काई बी का मान कितना है? 1। तो विलयन का कुल दाब पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? काई ए की वैल्यू 0 हो गई, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। अब काई बी की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर हमने काई बी की वैल्यू रख दी, तो पी विल बी पी नॉट बी। और सपोज करिए घटक भी वाष्पशील है और पी नॉट बी का मान यहाँ पर है, तो विलयन का कुल दाब होगा पी नॉट ए के बराबर, सॉरी पी नॉट बी के बराबर। अब राइट टू लेफ्ट चलें तो काई बी का मान यहाँ पर 1 है, और धीरे धीरे लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलने पर वो 0 हो रहा है, इस बिंदु पर आकर 0 हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू लगाएं, इस बिंदु पर पी बी विल बी क्या होगा? पी बी विल बी क्या होगा? काई बी का मान 1 है, तो पी नॉट बी के बराबर होगा, यहाँ पर हो गया। अब जैसे ही राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो काई बी का मान 0 होता जा रहा है, तो काई बी का मान 0 होगा, तो पी बी का मान भी क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये कर्व दर्शा रही है आपकी किसको? ये दर्शा रही है पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी को। अब विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? दोनों घटकों के पी ए प्लस पी बी के योग के बराबर, और दोनों का रिजल्टेंट हम यहाँ पर निकाल देते हैं, ये रिजल्टेंट आ जाएगा दोनों का, तो कुल दाब आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। ये जो ग्राफ है दोनों पर लागू होता है। वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम का भी यही ग्राफ बनाते हैं, और आदर्श विलयनों के लिए भी यही ग्राफ लागू होता है, दोनों के लिए सेम ग्राफ है। अब हम बात कर लेते हैं अनादर्श विलयन की, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ऐसा विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाएगा। अर्थात विलयन का जो कुल दाब है, विलयन का जो कुल दाब है विल बी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। मतलब विलयन का कुल दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब के बराबर नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। विलयन का कुल दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से या तो ज्यादा प्राप्त होगा या फिर कम प्राप्त होगा। दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है, अनादर्श विलयन में जो ए बी आकर्षण बल हैं या तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या फिर वीक हो जाते हैं एज कंपेयर टू ए एंड बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी बजाय सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर और वीकर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी आकर्षण बलों का मान बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, ए और बी बी आकर्षण बलों के बराबर नहीं होता है। तो कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जस्ट रिवर्स है इसका, मैं बता रहा हूं आपको। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अनादर्श विलयन में विलयन का जो आयतन होगा 120 ml प्राप्त नहीं होगा। 100 ml सॉल्वेंट लिया, 20 ml हमने सॉल्यूट लिया, तो विलयन का आयतन या तो 120 से ज्यादा प्राप्त होगा या फिर 120 से कम प्राप्त होगा। वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन, वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन और लेस देन 120 ml, या तो इससे ज्यादा होगा 120 ml से 1-2 ml या फिर 1-2 ml कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, ए भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है ए और बी बी से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण विलायक विलेय पार्टिकल्स पास पास आएंगे और पास पास आएंगे तो क्या होगा, आयतन में कमी होगी। तो विलयन का आयतन क्या होगा, 120 ml से कम प्राप्त होगा। और यदि ए भी आकर्षण बल वीक हैं, दुर्बल हैं, तो ये दूर दूर रहेंगे और दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो विलयन का आयतन 120 ml से ज्यादा प्राप्त होगा। दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप। और देखो एक पॉइंट और रह गया, कौन सा रह गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो था, यहां पर भी नोट लगा दो, ये लो नोट लगा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, विलयन का कुल आयतन, विलयन के निर्माण के दौरान या तो अभिक्रिया ऊष्मा छिपी होगी या अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या ऊष्मा अवशोषित होगी। क्लियर है, क्यों, ए भी आकर्षण बल स्ट्रॉन्गर है या वीक है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, ज्यादा टक्करें होंगी या कम टक्करें होंगी, या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। डेल्टा एच विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, अनादर्श विलयन। अब हम बात कर लेते हैं अनादर्श विलयन के पहला प्रकार लेगा मैंने, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, P इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। और अनादर्श विलयन क्या था, P इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन क्या होगा, ऐसा अनादर्श विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होता है। मतलब P विल बी ग्रेटर देन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, P विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। मतलब ऐसा अनादर्श विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से ज्यादा होता है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन कहलाता है। और ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब ए बी आकर्षण बल वीक हो, किसके कंपेयर में, ए और बी आकर्षण बलों के कंपेयर में वीक हो। अब इसको समझिए, अब समझिए ऐसे, सपोज करिए
ये अपने पास में विलयन है, ए भी आकर्षण बल है। अब ए भी आकर्षण बल वीक है तो निश्चित टेम्परेचर पर क्या होगा, ए भी आकर्षण बल वीक है तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी, वाष्प ज्यादा बनेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो भैया इस वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब भी तो अधिक होगा। ए भी आकर देखो अनादर्श विलयन में इस टाइप के धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन में ए भी आकर्षण बलों का मान कम होता है, मतलब विलायक विलय आकर्षण बल वीक होते हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें वीक है तो ये क्या होंगे, इनके वे ज्यादा वाष्पशील होंगे, इनकी ज्यादा वाष्प बनेगी और वाष्प ज्यादा बनेगी तो इसकी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब भी अधिक होगा। यही तो कह रहा है, फिर दाब अधिक होगा किससे, राउल्ट के नियम से प्राप्त विचलन से, दाब से ज्यादा होगा इनका दाब, इसलिए कहा है। तो ये भी आकर्षण बल क्या होते हैं, इनके वीक होते हैं, किसकी तुलना में, ए और बी भी आकर्षण बलों की तुलना में। दूसरा बिंदु देखो, दूसरा बिंदु मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन 0, या फिर मैंने लिखा डेल्टा वी कैसा होगा, धनात्मक लिखो, ऐसा लिखा मैंने। डेल्टा वी धनात्मक का मतलब ये है कि विलयन लिया हमने, सॉरी विलायक लिया हमने 100 ml, विलय लिया हमने 100 का केवल 20 ml, तो विलयन का आयतन कितना होना चाहिए, 120 ml। लेकिन धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का आयतन क्या होगा, 120 ml से अधिक होगा। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ग्रेटर 120 ml, 120 ml से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए भी आकर्षण बल वीक है, विलायक विलय के कणों में आकर्षण बल कम है तो वो दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो विलयन का आयतन ज्यादा हो जाएगा, 120 ml से ज्यादा आयतन प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें, इसी प्रकार से डेल्टा एच कैसा होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक कहने का मतलब क्या हुआ, विलयन के निर्माण के दौरान ऊष्मा अवशोषित होगी, विलयन के निर्माण के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है इस प्रकार के विलयनों में। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ए भी आकर्षण बल वीक है, अब वीक है तो दूर दूर रहेंगे, थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेते हैं तभी तो दूर रहेंगे, वो थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेते हैं तभी वो आकर्षण बल इसमें वीक हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या होगा, धनात्मक होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा अवशोषित होगी, ऊष्मा अवशोषित होगी। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, गलत मिटा दिया हमने ग्राफ, वहीं पर ग्राफ बन जाता। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने राउल्ट के नियम का ग्राफ बनाया था आदर्श विलयन के लिए, राउल्ट के नियम के कैसे था, यहाँ पर हमने लिया था पी नॉट ए, यहाँ पर लिया था पी नॉट बी, यहाँ पर लिया था हमने पी ए इक्वस टू पी नॉट ए का ए, और यहाँ लिया था हमने पी नॉट बी इज इक्वस टू पी बी इक्वस टू पी नॉट बी का बी, ये था अपने पास में, और ये रिजल्टेंट था इधर। रेड पेन से नहीं, इसको ब्लैक पेन से बनाते हैं। ये था आपका P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ये था आदर्श विलयन के लिए राउल्ट के नियम का, आदर्श विलयन के लिए ग्राफ। और क्या था इधर, का ये 1 था, काई भी 0 था, इधर का ये 0 था और काई भी 1 था। अब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों में क्या होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको, धनुष बना देना है। धनुष तो जानते हैं ना सभी, वो साउथ वाला धनुष नहीं है, इस प्रकार से धनुष बना देना है, इस प्रकार से P विल बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। इसी प्रकार से यहां पर इसको मिटा के हम क्या कर देंगे, अब फिर धनुष बना देंगे इधर ऐसे। ये क्या है, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए का ए, पी नॉट ए का ए। इसी प्रकार से यहां पर भी धनुष बना देंगे। पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, पहला एग्जाम्पल है
एथेनॉल प्लस एसीटोन। ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछ लिया जाता है, प्रश्न बनता है। अच्छा, एथेनॉल प्लस एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्यों दर्शाता है? इसलिए दर्शाता है क्योंकि एथेनॉल यहाँ पर सॉल्वेंट था और एथेनॉल अणुओं के बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने लिखा C2H5OH, C2H5OH, ऐसे ही C2H5OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में फंस जाता है। कौन कौन से परमाणु होने चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फॉर्म। जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में फंस जाता है तो एक के साथ तो स्थायी आबंध बनी रहा है पहले से, अब इसके मन में खोट आ जाता है और इसके साथ में अस्थायी आबंध बनाने लगता है। अनैतिक संबंध बना लिया इसने इसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। दोबारा समझिए, जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में फंस जाता है, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, इनके बीच में फंस गया ये वाला हाइड्रोजन, एक तरफ तो क्या किया, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बना रखी है परमानेंट, और दूसरे के साथ में चैट करना शुरू कर दिया इसने, अस्थायी आबंध बना लिया यहाँ पर। इस अस्थायी आबंध को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। सिमिलरली इस वाले हाइड्रोजन को देखो, इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसकी शादी हो रखी है, 7 फेरे लिए हैं, स्थायी आबंध है। इधर वाला ऑक्सीजन क्या है? कोई आबंध नहीं है। बट जैसे हाइड्रोजन दो अधिक विद्युतऋणी ऑक्सीजनों के बीच में फंसेगा तो एक के साथ क्या बनाएगा? स्थायी आबंध, ये बन रहा है, और दूसरे के साथ में अस्थायी आबंध बना लेता है। इस अस्थायी आबंध को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एथेनॉल अणुओं के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। अब इनके बीच में आगे कूद जाते हैं एसीटोन मॉलिक्यूल्स, ये वाले मॉलिक्यूल कूद जाते हैं यहाँ पर। जैसे ही विलायक में विलय मिलाते हैं हम, एसीटोन मिलाते हैं एथेनॉल में, तो एसीटोन मॉलिक्यूल आ गए। ये लो भाई एसीटोन मॉलिक्यूल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अरे पूरा खेल ही बिगाड़ दिया था, बढ़िया सिस्टम चल रहा था और इन्होंने हरामखोरों ने आके बीच में डिस्टर्ब कर दिया एसीटोन अणुओं ने। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्होंने क्या की? बाधा उत्पन्न करी। बाधा उत्पन्न करी, पहले तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, अब ये बीच में आ गई, तो वो बॉन्डिंग थोड़ी रहेगी यहाँ पर। तो ए आकर्षण बल था, एथेनॉल एथेनॉल अणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो तो स्ट्रॉन्ग था। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन थोड़ी रहेगा एसीटोन का। एसीटोन एथेनॉल अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते, तो विलायक और विलय अणुओं के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा। वीक रहेगा तो वाष्प ज्यादा बनेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्राप्त होगा। बॉन्डिंग वीक हो गई तो आयतन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ज्यादा स्थान घेरेगा। क्या घेरेगा? ज्यादा स्थान घेरेगा। समझे नहीं समझे? इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड को हमने लिख दिया CH2 के रूप में। ये भी राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। ये विलयन भी क्यों दर्शाता है? देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है जी। इधर भी क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एसीटोन में क्या होता है? ये कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। अब ये क्या हुआ? ये एक डाइपोल है प्लस माइनस, ये भी एक डाइपोल है प्लस माइनस, तो क्या होगा दोनों में? कौन सी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस जनरेट होते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है। बढ़िया चल रहा था, खूब आकर्षण बल था किसमें? ए कणों के मध्य, विलायक विलायक अणुओं के मध्य स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब बीच में आ जाता है तुम्हारा कौन? ये आ गया कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ बीच में ये कूद गया CH2। अरे आराम को बीच में डिस्टर्ब कर रहा है बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर जो विलायक विलय का आकर्षण बल होगा वो वीक हो जाता है। क्यों? पहले अन्योन्य क्रिया हो रही थी, कौन सी? द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया हो रही थी, स्ट्रॉन्ग थी। बट ये आगे क्या करता है? द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया में डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी जितनी स्ट्रॉन्ग कहां पर बनती है? एसीटोन और एसीटोन अणुओं के बीच में बनती है। इसलिए एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का जो विलयन है वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। मैंने बी ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो,
P विल बी लेस देन P नॉट एक आई है प्लस P नॉट भी आई है। ए बी आकर्षण बल विल बी ग्रेटर देन ए एंड बी बी आकर्षण बल। डेल्टा बी क्या हो जाएगा पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव और डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। दैट इज कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसको समझ लेते हैं जरा, इनमें जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्या होता है ए बी आकर्षण बल स्ट्रांग है, विलायक विलायक आकर्षण बल क्या है स्ट्रांग है, ज्यादा प्रबल बन रहे हैं किसकी तुलना में विलेय विलेय और विलायक विलायक आकर्षण बलों की तुलना में। ऐसे समझो दोबारा से, ये आपका विलायक है, यहाँ पर ए आकर्षण बल थे, इसमें हमने विलेय मिलाया, यहाँ पर बी आकर्षण बल थे, ये बन गया आपका विलयन, यहाँ पर क्या है ए बी आकर्षण बल है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अब ये कह रहा है ए बी आकर्षण बल जो है वो स्ट्रांग है, विलायक और विलेय अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल हो गए। अब आकर्षण बल प्रबल हो गए तो इसके वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब भी कम हो जाएगा। यही तो कह रहा है, वाष्प दाब कम हो जाता है राउल्ट के नियम से, पी नॉट ए प्लस काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। इसके कारण ए बी आकर्षण बल स्ट्रांग होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो क्या होगा वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बन रही है वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। पहला बिंदु क्लियर हो गया इससे। दूसरा है डेल्टा बी विल बी नेगेटिव। एग्जांपल क्या लेके चल रहे थे हम अब तक, विलायक लिया था 100 ml, विलेय लिया था हमने 20 ml, क्या होना चाहिए था 120 ml होना चाहिए था। लेकिन ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों का आयतन 120 ml से कम प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये भी आकर्षण बल प्रबल है, विलायक और विलेय पास पास आ गए अब, और पास पास आ जाएंगे तो कम स्थान घेरेंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी लेस देन 120 ml, 120 ml से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यहाँ पर। डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। अब अभी अभी कण पास पास आएंगे, इसमें ये भी आकर्षण बल प्रबल है तो पास पास आएंगे और टक्कर हुई तेजी से तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, एंथैल्पी में कमी हो रही है, तो डेल्टा एच क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है जी, ये हो गया आपका राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, अब एग्जाम्पल इसमें सॉरी इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में आपको कुछ नहीं करना, ये जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन था इसमें तो आपने ऊपर की तरफ धनुष बनाया था, मतलब वाष्प दाब में वृद्धि करी थी, वाष्प दाब में वृद्धि करी थी। अब आपको क्या करना है वाष्प दाब में कमी कर देनी है। पहले ऊपर की तरफ लिए थे हमने आदर्श विलयन से, अब इनको नीचे की तरफ ले लेंगे बस, और कोई चेंज आपको नहीं करना, बाकी सेम है। क्या हो जाएगा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों का वाष्प दाब, ये लो ब्रदर पी ए लेस देन टी नॉट बी काई बी, इधर क्या हो जाएगा पी नॉट ए काई ए, ये क्या हो जाएगा पी बी लेस देन पी नॉट बी काई बी, और ये विलयन का कुल दाब कम हो जाएगा, पी इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। पहला एग्जांपल है फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन, ये जो विलयन होता है फिनॉल और एनिलीन का राउल्ट के नियम से धनात्मक ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। क्यों दर्शाता है ऋणात्मक विचलन, देखते हैं जरा। ये रहा आपका फिनॉल एक मॉलिक्यूल OH, और ये दूसरा मॉलिक्यूल। फिनॉल मॉलिक्यूल्स में क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन इधर ऋणावेशित ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और इधर भी ऋणावेशित ऑक्सीजन है, इसके साथ स्थायी आबंध और इसके साथ क्या बनाने लग जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लग जाता है। बट जैसे ही हम इसमें एनिलीन मिलाते हैं, जैसे ही हम इसमें एनिलीन मिलाते हैं तो भैया एनिलीन ओ इसने और ज्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया, NH2 NH2, और नाइट्रोजन पर क्या होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन योग, एकांकी इलेक्ट्रॉन योग, इसको भी छोड़ देते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन योग को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब हाइड्रोजन किसके साथ नाइट्रोजन के साथ भी तो हाइड्रोजन आबंध बनाता है। कौन कौन से ऋण विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं स्ट्रॉन्ग में, फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो एनिलीन का नाइट्रोजन परमाणु भी, एनिलीन का नाइट्रोजन परमाणु भी यहाँ पर क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। पहले तो दो समान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी फिनॉल फिनॉल, अब यहाँ पर क्या हो रहा है फिनॉल एनिलीन के मध्य भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके कारण ए भी आकर्षण बल और स्ट्रांग हो जाते हैं थोड़े से,
ये भी आकर्षण बल स्ट्रांग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अगला एग्जाम्पल कौन सा है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिश्रण भी राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन परमाणु है एसीटोन के ऑक्सीजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु एसीटोन के ऑक्सीजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी आकर्षण बल प्रबल हो जाएंगे और ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। देख लो जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये रहा CHCl3 ये रहा क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु एसीटोन के इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग जाता है, जिसके कारण विलायक विलेय आकर्षण बल प्रबल हो जाएंगे और ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने लग जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका कंप्लीट कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट और इसके दोनों टाइप भी कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, ऐसा द्विघटकीय मिश्रण होता है, मतलब दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, घटक ए और घटक बी से, जिसकी द्रव एवं वाष्प दोनों ही अवस्थाओं का संगठन एक समान होता है। द्रव अवस्था में भी वही संगठन रहेगा और वाष्प अवस्था में भी संगठन एक समान रहेगा। जैसे सपोज करिए मेरे पास में ये कोई मिश्रण है, इसमें 95% एथेनॉल और 5% जल है, द्विघटकीय मिश्रण है। अब इसको यदि मैं गर्म, अब द्रव अवस्था का इसका संगठन क्या है, 95 मतलब 100 ml में 95 ml क्या होगा, एथेनॉल, और 5 ml क्या होगा, जल। द्रव अवस्था का संगठन ये है। अब यदि मैं इसको गर्म करता हूं, गर्म करने पर इस पर यहाँ क्या बन जाएगी, इसकी वाष्प, तो इसकी वाष्प अवस्था में भी क्या होगा, 95% एथेनॉल होगा और 5% क्या होगा, जल होगा, जिसकी द्रव अवस्था का और वाष्प अवस्था का दोनों का संगठन एक समान रहता है और जो घटकों के क्वथनांकों से प्रभावित हुए बिना किसी एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है, मतलब उबलता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ये जो मिश्रण है, ये बताइए जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और एथेनॉल का कितना होता है, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। अब इस मिश्रण का, स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक या तो इन दोनों के क्वथनांक से ज्यादा होगा या फिर इन दोनों के क्वथनांक से कम होता है। कितना होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस। या तो दोनों घटकों के क्वथनांक से ज्यादा होता है या दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है, ये कम है यहाँ पर। जो घटकों के क्वथनांक से, जो घटकों के क्वथनांकों से प्रभावित हुए बिना किसी एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है, कितने पर आश्रित हो रहा है, 78.2 डिग्री सेल्सियस पर, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। और सुनो खास बात क्या है, स्थिर क्वाथी मिश्रण के घटकों को प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। अब यदि मैं इसको गर्म करूं तो गर्म करने पर भी क्या होगा, इसका जब वाष्पीकरण होगा तो उसमें 95% एथेनॉल होगा और 5% वाटर होगा। इसको प्रभाजी आसवन के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इसको स्थिर क्वाथी मिश्रण को। अब हम बात कर लेते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार। भैया दो प्रकार के होते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। कितने प्रकार के बच्चा लोग, दो प्रकार के। पहला प्रकार है न्यूनतम वाष्पदाबी, न्यूनतम वाष्पदाबी, या फिर हम कह सकते हैं अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम
अरे भैया क्वथनांक तो सही लिख दे बाबू। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब इसकी परिभाषा सुन लो भाई, क्या कह रहा है? ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण जो राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। कौन सा विचलन दर्शाता है? अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। दो प्रकार के अनादर्श विलयन पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले हमने। कौन कौन से? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो ये ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है क्या कहलाता है? न्यूनतम वाष्पदाबी या अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। तो अब ऋणात्मक विचलन कौन से मिश्रण दर्शाते हैं? जिनमें ए बी आकर्षण बलों का मान क्या होता है? ए बी आकर्षण बलों का मान प्रबल होता है। किससे? ए और बी आकर्षण बलों से। विलायक विलेय आकर्षण बलों का मान विलायक विलायक एवं विलेय विलेय आकर्षण बलों के मान से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और जब आकर्षण बल अधिक हो जाएंगे तो वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब करने के लिए तापमान में वृद्धि करनी पड़ती है। तो क्वथनांक क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। क्वथनांक क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। दोबारा समझिए इस कंसेप्ट को। न्यूनतम वाष्पदाबी कह लो चाहे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं? राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ये राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब ऋणात्मक कौन से दर्शाते हैं? जिनमें विलायक विलेय आकर्षण बल स्ट्रांग होते हैं बजाय किसके? विलायक विलायक और विलेय विलेय आकर्षण बलों के। ये आकर्षण बल स्ट्रांग है। अब क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्वथनांक कहलाता है। अब हमने विलयन बना दिया, विलयन में ए भी आकर्षण बल ज्यादा हो गए। अब ए भी आकर्षण बल ज्यादा हो गए तो वाष्पशीलता कम हो गई, वाष्प कम हो गई उसकी, और वाष्प कम हो गई तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। अब इस वाष्प दाब को, जो कम हुआ है वाष्प दाब, इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ताप बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए क्वथनांक क्या होगा इसका? दोनों घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है। इसका क्वथनांक क्या होगा? दोनों घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है। एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल लिखा मैंने 68% W/W HNO3 का जलीय विलयन। HNO3 का जलीय विलयन मतलब कहने का ये हुआ 100 ग्राम HNO3 का जलीय विलयन है, और इस 100 ग्राम में 68 ग्राम क्या है? HNO3, और 32 ग्राम क्या है? जल। ये स्थिर क्वाथी मिश्रण है। कौन सा? न्यूनतम वाष्पदाबी। न्यूनतम वाष्पदाबी। इसका मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो होता है 120 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 120 डिग्री सेल्सियस होता है इस मिश्रण का क्वथनांक। ठीक है। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 83 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बट 68% HNO3 का जो जलीय विलयन है उसका क्वथनांक कितना होता है? 120 डिग्री सेल्सियस। दोनों घटकों के क्वथनांकों से अधिक है। अधिकतम वाष्पदाबी, सॉरी, न्यूनतम वाष्पदाबी या अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है, ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है न्यूनतम वाष्पदाबी या फिर अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। अधिकतम वाष्पदाबी या फिर आप इसको कह सकते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये कौन से मिश्रण होते हैं? ऐसे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। अब धनात्मक विचलन कौन से होते हैं? ऐसे विलयन, अनादर्श विलयन जिनमें ए बी आकर्षण बल ए और बी आकर्षण बलों से क्या होते हैं?
वीक होते हैं। आकर्षण बल, विलायक विलेय आकर्षण बल कम है तो क्या होगा, वाष्प ज्यादा बनेगी, और वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक, अधिकतम वाष्प दाबी। अब वाष्प और क्वथनांक कैसा हो जाएगा, न्यूनतम, न्यूनतम क्वथनांकी हो जाएगा, न्यूनतम क्वथनांकी हो जाएगा। मतलब मिश्रण का जो क्वथनांक होगा दोनों घटकों के क्वथनांकों से कम प्राप्त होता है। और अभी इसका एक एग्जांपल लिया था हमने, शर्कराओं का जो किण्वन कराते हैं तो इसके किण्वन से जो मिश्रण प्राप्त होता है किसका, एथेनॉल और जल का, जिसमें 95% एथेनॉल और 5% जल होता है। ये आपका क्या है, अधिकतम वाष्पदाबी या न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरवाती मिश्रण, जिसका क्वथनांक कितना होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस। और ये जो क्वथनांक है दोनों के क्वथनांकों से कम है। एथेनॉल का क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों, इसका कितना था, इसका 120 डिग्री सेल्सियस था। स्थिर क्वाथी मिश्रण के प्रकार दोनों कंप्लीट हो गए। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर से संबंधित पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी है टेलीग्राम चैनल की, उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, ज्वाइन करें। धन्यवाद।